हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम BEGAE 182 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। BEGAE 182 दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। टाइम जो रहेगा इस क्वेश्चन पेपर का 2 आवर्स के लिए रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेंगे आपको इसमें वो 50 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर रहे हो, XYZ कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर के यहाँ पे ये जो नोट दिया गया होता है ना, इसे ज़रूर पढ़े। अब इसमें लिखा गया है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो सभी अटेम्प्ट करने हैं और सभी कंपलसरी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। यहाँ पे हमें जो है 5 पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन के, जिसमें कि हमें 4 जो है अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। व्हाट आर द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मैक्रो फंक्शंस कौन कौन से हैं? देखिए, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ओके, माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, अब कम्युनिकेशन की बात करें। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। जब हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको समझते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो किन्हीं 2 पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? माइक्रो। और जब कम्युनिकेशन लार्ज स्केल पे होती है, मान लीजिए एक टीवी के थ्रू, एक टेलीविज़न है, टेलीविज़न के थ्रू जो है मल्टीपल लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मल्टीपल लोगों तक क्या है, इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, तो वो क्या, मैक्रो फंक्शन। ओके, तो मैक्रो फंक्शन क्या क्या होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं मैक्रो फंक्शन की। तो सबसे पहले है इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है कि जो मतलब कम्युनिकेशन है मैक्रो का मतलब लार्ज लेवल पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो आप जो है लार्ज एरिया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल्स क्या है, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट करंट इवेंट्स, वेदर फोरकास्ट एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन जो फंक्शन होता है वो एक फंक्शन है मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ हर एक आंसर को, रीड आउट आपको खुद करना होगा। ओके, फिर भी मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। Communication is used to disseminate information and share knowledge about across individuals or group. It helps in collecting, processing and distributing information necessary for decision making and functioning. Okay, चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है एजुकेशन फंक्शन। ओके, एजुकेशन फंक्शन में क्या होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में जो टीचर्स है वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, जिसमें एक टीचर है, वो कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट्स समझते हैं, उसको समझ के पढ़ते हैं, फिर वो एजुकेट होते हैं। ओके, दिस इज़ द एजुकेशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड जो फंक्शन है वो है परसुएशन फंक्शन। परसुएशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, समझाना, किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना या किसी चीज़ को मतलब बढ़ावा देना। फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर है जो ये बोल रही है कि कोकोनट ऑयल यूज़ करने से मेरे जो बाल हैं वो अच्छे हो गए, मेरे बाल झड़ना कम हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन को परसुएट करेंगे, समझेंगे, और फिर हम भी कोकोनट ऑयल को जो है यूज़ करने स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ द परसुएशन फंक्शन। परसुएशन फंक्शन का यूज़ एडवर्टाइजिंग में किया जाता है, जैसे आलिया भट्ट या फिर अपनी जो कैटरीना कैफ है, ये सब क्या करती है, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करती है, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जो है इन्फ्लुएंस होते हैं और प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है इंटरटेनमेंट फंक्शन। मूवीज़ किसने नहीं देखी लाइफ में, एक मूवी तो सबने देखी होती है।
टीवी शोज़, म्यूज़िक और ये सारे जो है इंटरटेनमेंट फंक्शन है। कम्युनिकेशन के थ्रू हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। बिग बॉस कौन नहीं देखता? बिग बॉस में लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लोग उसको देखते हैं और इंटरटेन होते हैं। दैट इज़ द इंटरटेनमेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन जो है वो इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है। लाइक अपने जो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पे इंटीग्रेट हुए थे लोग। किस तरह से इंटीग्रेट हुए थे? बहुत सारे कवि थे जो पोयम लिखते थे, जिससे कि लोगों को वो पोयम पता चले और लोगों को वो पोयम सुनाते थे, कविताएं लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, जो कि एक सामूहिक एकता को बढ़ावा देती थी, इंटीग्रेट करती थी, लोगों को इकट्ठा करती थी कि हाँ हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। दैट इज़ द इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। सोशलाइजेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन के थ्रू एक कल्चर दूसरे कल्चर से को समझ पाता है, फॉलो कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में कोई कन्वर्सेशन होती है, आपको पता है शादी के फंक्शंस होते हैं या किसी का बर्थडे होता है तो फंक्शन होता है। क्यों होते हैं ये सब फंक्शन? ताकि बहुत सारे लोग गैदर कर सके, एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे को समझ सके। ओके, दैट इज़ द सोशलाइजेशन फंक्शन। नेक्स्ट है कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल फंक्शन क्या होता है? जो गवर्नमेंट है वो अपनी कुछ ना कुछ जो है लॉज पास करती है या पॉलिसीज़ बनाती है, उन सब को रेगुलेट करने के लिए पब्लिक को कम्युनिकेट करना होता है। इसीलिए दूत होते हैं, जैसे कि राजदूत होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्टर है, वो फॉरेन अफेयर्स को वो जो है हैंडल करता है। वो कैसे हैंडल करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। एट्थ जो फंक्शन है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल का ट्रांसमिशन कैसे? रिचुअल्स को फॉलो करके, कल्चरल सेलिब्रेशंस को फॉलो करके। जैसे दिवाली है, दिवाली के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एड्स देखते हो दिवाली के बारे में। दिवाली आ गई है, लोग रंगोली बनाएंगे, सोन पापड़ी देंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। दैट इज़ द कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हाउ इज़ द कन्वर्जेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ना, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ इज़ कन्वर्जेशन? कन्वर्जेशन क्या होती है? किसी भी दो पर्सन के बीच में वार्तालाप, बात करना। ओके, डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट। वो अदर स्पीच इवेंट्स से कैसे डिफरेंट है? देखिए सबसे पहले तो आपको स्पीच इवेंट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्पीच इवेंट्स होते हैं। एक तो कन्वर्सेशन खुद ही बता दिया। ओके, लेक्चर्स होते हैं, डिबेट होती है, स्पीच हो गया, एंड ये सारे जो है क्या है? स्पीच इवेंट्स है। अब हमें पहले तो कन्वर्जेशन को एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? कन्वर्जेशन को एक्सप्लेन करना है। तो कन्वर्जेशन में क्या होता है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। दो एम्प्लॉई है जो किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं। अब उनको जो है ना ब्रेक मिला, 1 आवर का ब्रेक मिला फ्रॉम वर्क कि आप जो है रिफ्रेश होके आइए। तो जो दो कलीग्स थे वो कहाँ चले गए? कॉफ़ी शॉप पे चले गए। कहाँ चले गए? कॉफ़ी शॉप पे। ओके, कॉफ़ी पीने चले गए। अब ये कलीग इससे पूछेगा आपका नाम क्या, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, या कुछ भी XYZ कन्वर्जेशन होगी, ये कलीग इससे बात करेगा। अब इन दोनों ने ये देखा कि साथ पास में एक जो पर्सन है, कोई भी ना रैबिट है जो गार्डन में घूम रहा है। तो अब इनके इनके जो है कन्वर्सेशन इस रैबिट पे आ गई। आपको पता है रैबिट जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। रैबिट, मेरे पास भी एक पेट था रैबिट, और फिर ये अपनी बताएगा हाँ रैबिट्स क्या क्या खाते हैं, रैबिट्स कैसे रहते हैं, इनको कैसे संभाला जाता है। तो ये जो है कन्वर्जेशन हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्जेशन हो रही है। किस टॉपिक पे हो रही है? रैबिट पे हो रही है। अब इन्होंने थोड़ी देर में एक कोई गाड़ी देखी। क्या देखी? गाड़ी देखी। अब इनकी जो कन्वर्सेशन है वो गाड़ी पे आ जाएगी। आपको पता है न्यू मॉडल क्या आ रहा है गाड़ी का, कितने प्राइस में आ रही है, ये वो दोनों आपस में बात करने लग जाएंगे। तो कन्वर्सेशन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरैक्टिव नेचर। कन्वर्सेशन हमेशा इंटरैक्टिव होती है, इंटरैक्शन होता है बिटवीन टू पीपल। ओके,
मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। कन्वर्सेशन आर इनहेरेंटली इंटरैक्टिव इन्वॉल्विंग अ बैक एंड फोर्थ exchange between two or more participant. Each participant respond to other contribution in real time. Example, two friends discussing their weekend plan with each other, responding to others ideas and suggestion. Okay. अब ये जो कम्युनिकेशन होती है, कन्वर्सेशन होती है, वो स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब ऑन द स्पॉट जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। कन्वर्सेशन आर ऑफन स्पॉन्टेनियस एंड इनफॉर्मल, allowing for natural flow and flexibility in topics and responses. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दो फ्रेंड्स का एग्जाम्पल बताया था, वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कार, अबाउट रैबिट, बट दोनों क्या पहले से पर्चा बना के लाए थे, अपने साथ एक शीट बना के लाए थे कि मुझे कि उससे रैबिट के बारे में बात करनी है या उससे कार के बारे में बात करनी है? नहीं, उनके पास ऑन द स्पॉट टॉपिक आया, ऑन द स्पॉट वो है एक दूसरे से बात करने लग गए। तो ये इनफॉर्मल है, नॉट फिक्स्ड टॉपिक है। ओके, चलिए example, a casual chat between a chat at a coffee shop where the conversation from one topic to another without a fixed agenda. Okay, अब नेक्स्ट बात करें इक्वल पार्टिसिपेशन। जो पार्टिसिपेशन होता है ना, वो दोनों का इक्वल होता है। पार्टिसिपेंट्स इन कन्वर्सेशन टिपिकली हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू कंट्रीब्यूट, शेयर देयर व्यूज एंड इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द डिस्कशन। एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप डिस्कशन ईच पर्सन टेक टर्न्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ensuring a balanced exchange of ideas. नेक्स्ट हम बात करें तो कंटेक्चुअल रेलिवेंस होता है, मतलब जो कन्वर्सेशन होती है वो हाईली कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है कि किस टॉपिक के बारे में बात कर रही जा रही है और किस तरह से की जा रही है। अगर एक फ्रेंड जो है कार के फीचर्स के बारे में बात कर रहा है तो दूसरा फ्रेंड उसके और फीचर्स के बारे में बताएगा। दैट इज़ द फॉलो ऑफ फ्लो। ओके, a conversation between colleagues at work may focus on professional topics and use formal language, while a chat between friends is more relaxed and personal. Okay, चलिए अब बात करते हैं कि कन्वर्सेशन और अदर स्पीच इवेंट में क्या डिफरेंस होता है। पहली बात करें लेक्चर की, तो लेक्चर में क्या होता है, एक पर्सन ही जो है वो सबको इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है विदाउट एनी इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, क्लास में कोई लेक्चरर आता है, कॉलेज में कोई लेक्चरर अपने स्टूडेंट्स को जो है लेक्चर देता है, प्रोफेसर जो है लेक्चर देता है, तो वो लेक्चर देके चला जाता है, वो किसी से नहीं पूछता कि आपने क्या किया, आपने क्या खाया या रैबिट के बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं। वो आएगा, अपना लेक्चर देगा, मैसेज को डिलीवर करेगा, दैट्स इट। ओके, लेक्चर्स आर टिपिकली वन वे कम्युनिकेशन इवेंट्स वेयर अ स्पीकर डिलीवर्स इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट फीडबैक और इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पीच की। जैसे कि आपने जो है इंडिपेंडेंस डे या कहीं पे भी स्पीच सुनी हो, तो स्पीच में क्या होता है कि एक वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है जो कि ऑडियंस को डिलीवर किया जाता है। स्पीच जो होती है वो फॉर्मल होती है, प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन होती है जो कि ऑडियंस को विद द गोल ऑफ इंफॉर्मेशन, परसुएडिंग एंड इंस्पायरिंग दी जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ की नोट स्पीकर एड्रेसिंग अटेंडेंस एट अ कॉन्फ्रेंस। ओके, अब बात करें इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यूज़ भी जो है स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, कोई भी इंटरव्यूअर है वो आपसे यही पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट योर प्रोफेशनल गोल्स, हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो इस तरह के जो इंटरव्यू क्वेश्चन होती है स्ट्रक्चर्ड होते हैं और जो इंटरव्यूई है उसको स्ट्रक्चर्ड आंसर्स ही प्रोवाइड करने होते हैं। ओके, बात करें डिबेट्स की। डिबेट भी जो है वो डिबेट में क्या होता है कि मतलब कोई भी आपको टॉपिक, जैसे कि आपने कभी न्यूज़ चैनल पे डिबेट सुनी होगी पॉलिटिशियंस की, वो एक दूसरे की पॉलिसीज़ की जो है वो तुलना करते कि आपने ये पॉलिसी लेके आप ये पॉलिसी लेके आए बट इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इतने लोग अभी भी जो है इस पॉलिसी से बेनिफिट नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो डिबेट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपोज करना होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को अपोज करना होता है। लेकिन कन्वर्सेशन में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है उसी को बढ़ावा दिया जाता है, गो विथ फ्लो वाला होता है। ओके, प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में विजुअल एड्स का यूज़ होता है, मतलब
प्रेजेंटेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे कि कोई भी मीटिंग प्रेजेंटेशन है, किसी भी कंपनी में कोई मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंटेटर है वो पहले प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करेगा, ऑडियो वीडियो इमेजेस बना के रखेगा, विजुअल एड्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन बात करें कन्वर्सेशन की, कन्वर्सेशन में कोई विजुअल एड का यूज़ नहीं होता, वो सिंपली स्पॉन्टेनियस होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। व्हाट एस्पेक्ट शुड बी कीप्ड इन माइंड टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ मीटिंग। किसी भी मीटिंग में, कोई भी मीटिंग हुई, उसकी सक्सेस इंश्योर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहला है क्लियर ऑब्जेक्टिव। कोई भी मीटिंग हो रही है, मान लीजिए एक 20 पीपल की टीम है, 20 लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसमें एक टीम लीडर है, उनको जो है टीम कोच है। ओके, तो वो कोई मीटिंग रखता है और मीटिंग किस टॉपिक पे है, वर्क विच नीड टू बी कंप्लीटेड ऑन प्रायोरिटी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया हमारा इस मीटिंग का, कि हमें कोई टास्क है उसको प्रायोरिटी पे कंप्लीट करना है, ये मीटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें क्या करेगा जो मीटिंग में ये जो बोलने वाला है प्रवक्ता, वो क्या बताएगा कि किस तरह से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, एजेंडे का प्रिपेयर होना चाहिए, एजेंडा प्रिपरेशन जो होना चाहिए वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर राइट पार्टिसिपेंट्स, मैंने जैसे बताया 20 लोग हैं, 20 लोग में से 20 के जो 20 पीपल है, ऑल आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, तो उन सबको ही इनवाइट करना चाहिए, ना कि सीईओ ऑफ द कंपनी। सीईओ ऑफ द कंपनी को इनवाइट करने का क्या बेनिफिट, वो तो काम करेगा नहीं ना, काम तो एम्प्लॉयज़ को करना है। तो राइट पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, जो आप मीटिंग रख रहे हैं ना, उसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मीटिंग शुरू करी सुबह 9 बजे और मीटिंग शाम के 5 बजे तक चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमने 9 o'clock मीटिंग स्टार्ट करी है, 9:30 पे वो मीटिंग एंड हो जाएगी। 10 मिनट्स में हमारा इंट्रोडक्शन होगा, 10 मिनट्स में हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड 10 मिनट्स में हमारे जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिफ्थ जो स्टेप है वो है फैसिलेशन स्किल्स। फैसिलेशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब एक स्किल फैसिलिटेटर होना चाहिए जो डिस्कशन अच्छे से कर सके, मैनेज कर सके कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब मान लीजिए जो मीटिंग है वो रखी गई है कि हमें एक प्रायोरिटी टास्क है जो टाइमली कंप्लीट करना है। अब एक जो है एम्प्लॉई आया कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो ये टूल नहीं है, तो फैसिलिटेटर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजोल्व करे। ओके, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है मीटिंग में एक पर्सन फैसिलिटेटर आया, उसने इंट्रोड्यूस किया खुद को और मीटिंग का सब कुछ बोल के चला गया, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लाइक क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होने चाहिए मीटिंग के दौरान। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कोई भी जारगन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, और जो हमने जितनी भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मीटिंग में, उन सब का एक समराइजेशन भी किया जाना चाहिए लास्ट में। ओके, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलोअप, जब कोई भी मीटिंग होती है ना तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। किस तरह से होता है, मान लीजिए एक टीम लीडर ने 20 एम्प्लॉयज़ के साथ एक टीम मीटिंग रखी टू कंप्लीट द टास्क ऑन प्रायोरिटी। ओके, अब वो जो टीम लीडर है वो भी अपने मैनेजर को रिपोर्ट करता होगा, तो मैनेजर कल को आके पूछता है कि आपने अपनी टीम को बताया था कि हमें ये पर्टिकुलर टास्क टाइमली कंप्लीट करना है, और वो बोलेगा कि हाँ जी सर मैंने बताया था, लेकिन जो टीम के मेंबर्स है वो मना कर देंगे कि सर हमें कुछ नहीं बताया गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए कोई भी मीटिंग जब भी एंड होती है तो उसके लास्ट में माइन्यूट्स भेजे जाते हैं सीसी में रख के मैनेजर को। जो टीम लीडर है वो क्या करेगा, मैनेजर को सीसी में रखेगा, और बाकी सब जो एम्प्लॉयज़ है उनको 2 में रख के एक माइन्यूट्स भेजेगा कि हमने टीम मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया। ओके, टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, टेक्निकल कोई मतलब इशू नहीं होना चाहिए, नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब मीटिंग प्लान को अडेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड इश्यूज अगर आते हैं या फिर न्यू इंसाइट आती है तो उसके लिए अलग से एक टाइम जो है हमें अलॉट करना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल हाउ आर न्यू वर्ड्स आर बुल्ट थ्रू ए फिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। ए फिक्सेशन और कंपाउंडिंग के थ्रू हम जो है न्यू वर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए, ए फिक्सेशन और कंपाउंडिंग आर बोथ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड बोथ आर ईजी।
पहले हम बात करेंगे ए फिक्सेशन। ए फिक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू द existing words or roots. This method modifies the meaning and often the grammatical category of a base word. देखिए ए फिक्सेशन में क्या होता है, सफिक्स या प्रीफिक्स का यूज़ करके किसी भी एक्सिस्टिंग वर्ड का जो मीनिंग है उसको चेंज कर दिया जाता है और एक न्यू वर्ड में प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। हैप्पी के आगे आप अनहैप्पी लगा दो। अन प्लस हैप्पी मीन्स टू अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, सैड, कि खुश नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्सेस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, अन प्लस हैप्पी चेंजेस मीनिंग्स टू अनहैप्पी। ओके, बात एक और एग्जाम्पल, री। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। उसमें री जो है प्रीफिक्स कर देंगे तो उसको बन जाएगा री राइट। क्या बन जाएगा, री राइट। री राइट का मतलब क्या होता है, राइट अगेन। ओके, अब बात करते हैं सफिक्सेस की। अभी हमने बात करी प्रीफिक्सेस की, सफिक्सेस का मतलब होता है जो एंड में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेस। ओके, एग्जाम्पल हैप्पीनेस। हैप्पी प्लस नेस मीन्स हैप्पी इनटू द नाउन। मतलब जो हैप्पी है वो एक एडजेक्टिव था। क्या था, एडजेक्टिव था। अब हैप्पी में हमने नेस लगा दिया तो क्या बन गया, हैप्पीनेस, जो कि नाउन बन जाएगा। एडजेक्टिव से क्या बन गया, नाउन बन गया। ओके, एग्जाम्पल ली। क्विक प्लस ली चेंजेस द एडजेक्टिव क्विक इनटू द एडवर्ब क्विकली। इससे क्या है, एक एडजेक्टिव जो है वो एक एडवर्ब में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब बात करें कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग इज द, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। ये तो हमने सभी को पता है कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, ऐड करना। ओके, तो कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय कंबाइनिंग टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, न्यू वर्ड को क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करेंगे, दो या दो से ज़्यादा जो है वर्ड्स, पुराने वर्ड्स को कंबाइन करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो दिए गए, नाउन प्लस नाउन। मान लीजिए आप दो नाउन को ऐड कर देते हैं। टूथ इज द नाउन एंड ब्रश इज ऑल्सो नाउन। टूथ प्लस ब्रश क्या हो गया, टूथ ब्रश। क्या हो गया, टूथ ब्रश। टूथ ब्रश का यूज़ मतलब किस लिए होता है, ब्रश करने के लिए। तो नाउन प्लस नाउन जो है वो एक नया वर्ड बन गया, टूथ ब्रश। ओके, एडजेक्टिव प्लस नाउन का एग्जाम्पल, ग्रीन क्या है, एडजेक्टिव। हाउस क्या है, नाउन। तो दोनों को ऐड किया तो ग्रीन हाउस बन गया। ओके, ग्रीन हाउस एक न्यू वर्ड बन गया। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारा वर्ब प्लस नाउन का है। फॉर एग्जांपल ब्रेक प्लस फास्ट। ब्रेक क्या मतलब, ये वर्ब है, और फास्ट मतलब नाउन है। ओके, फास्ट का मतलब क्या होता है कि खाली पेट, और ब्रेक मतलब समय, मतलब खाली पेट को सुबह सुबह भरना, ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट रेफर टू द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ओके, एडजेक्टिव प्लस वर्ड। हाई जो है वो एक एडजेक्टिव है और लाइट जो है एक वर्ब है, दोनों को ऐड किया, दैट मीन्स हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, मतलब एम्फेसाइज करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ 4 बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कर्स। बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कर्स जो है 4 बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कर्स को हमें एक्सप्लेन करना है। तो डिस्कर्स की बेसिक फॉर्म्स जो वो पता होनी चाहिए आपकी। पहली है नरेशन, दूसरी डिस्क्रिप्शन, थर्ड एक्सपोजिशन एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंटेशन। मैं वैसे एक बार को आपको बता रही हूँ, आप इस को जो है वीडियो को पॉज करके देख ज़रूर लीजिएगा, पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलिए पहले बात करते हैं नरेशन की। नरेशन मीन्स किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करना, एक्सपोजिशन मतलब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना, एंड आर्ग्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करना। ओके, तो यहाँ पे नरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपोजिशन एंड आर्ग्यूमेंटेशन, इन सबको विद एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। ओके, चलिए 6th पार्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ विजुअल एड्स कैन बी यूज टू मेक इफेक्टिव मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल।
विजुअल एड्स जो होती है, विजुअल एड्स क्या होती है, जैसे कोई भी मीटिंग है, मीटिंग में आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो आपने सिर्फ बोल के एक्सप्लेन की, लेकिन आपने क्या किया, विजुअल एड की हेल्प से, मतलब एक आपने प्रोजेक्टर लिया, प्रोजेक्टर पे आपने कुछ डायग्राम्स चार्ट्स प्रेजेंट किए, देन कोई चीज़ इंफॉर्मेशन को आपने कन्वे किया। ओके, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या होता है कि ग्राफ्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए अब विजुअल एड्स जो है वो कैसे इन्हेंस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को। पहला है क्लैरिफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मतलब विजुअल एड्स की हेल्प से जो है ना कॉम्प्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। लाइक आपको जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स तक के डाटा को एक्सप्लेन करना है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैप्चरिंग अटेंशन, मतलब कि विजुअल एड्स अगर आपको कोई सिर्फ किताबों में लिख लिख के दे दे कि सर्कल को हम ऐसे बनाते हैं, सर्कल को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको कोई सर्कल बना के और उसका फ्लो चार्ट बना के दिखाए तो फिर आप जो है इजीली समझ पाएंगे और आप अटेंशन भी उस पर देंगे। ओके, इन्हेंसिंग रिटेंशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है विजुअल इंफॉर्मेशन को ज़्यादा समझ पाते हैं और ज़्यादा फोकस रखते हैं, जिससे इम्प्रूव होती है रिटेंशन। ओके, रिटेंशन मतलब किसी भी चीज़ को रिटेन करना, रोके रखना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनते हैं। सपोर्टिंग ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में सपोर्ट मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है कंपैरिजन करने के लिए। ओके, मल्टीपल सेंसेस को हम इंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए विजुअल एड्स के, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्लाइड शो, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वीडियो एंड एनिमेशन, प्रॉप्स एंड मॉडल्स एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट, ये सब दिए गए, आप इनको ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया यू आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर ड्यूरिंग द वेकेशन, राइट अ 10 डायलॉग टर्न्स वेयर यू डिस्कस ट्रैवल प्लान्स, अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन एक्सेट्रा विद योर ट्रैवल एजेंट। आप सिंगापुर विजिट करने के लिए सोच रहे हैं और किसी ट्रैवल एजेंट से आपको जो है 10 टर्न्स का जो है कन्वर्सेशन डायलॉग जो है वो आपको राइट डाउन करना है। ओके, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। ट्रैवल एजेंट को हमने टीए बोला है और आपको यू बोला है। ओके, ट्रैवल एजेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर ट्रैवल प्लान्स टुडे? यू, हाय देयर, आई एम प्लानिंग a trip to Singapore during my vacation and need some help with the arrangement. Travel agent, wonderful choice. Singapore is a fantastic destination where you are when you are planning to travel. I am thinking of going in the first 2 weeks of January. Do you have any recommendations for flights? Travel agent, absolutely. We have several airlines that offer great deals around that time. Would you prefer direct flight or are you open to layovers? A direct flight would be ideal to save money. What about accommodation options? I'm looking for something comfortable and centrally located. Travel agent, I recommend looking at hotels at the Mariana Beach area in Orchard Road. Their locations are central and offer a range of options from luxury to budget friendly. Do you have a specific budget in mind? You, I'm aiming for mid range, somewhere that offers amenities without breaking the bank. Travel agent, got it. I will look into some 4-star hotels for you. Do you need help with any specific activities or tours in Singapore? You, yes, I had loved to visit gardens by the bay, Sentosa Island, and maybe a city tour. Can you arrange those? Travel agent, certainly. I'll put together in an itinerary that includes those attractions. Is there anything else you need help with? You, I think that's all of now. Thank you for help. Travel agent, my pleasure. I will send you a detailed plan with flight options, hotel suggestions and a tour itinerary shortly. Safe travels. तो यहाँ पे जो ये है 10 डायलॉग का डायलॉग थे विद इन अ ट्रेवल एजेंट एंड अ
एंड यू फॉर अ सिंगापुर ट्रिप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज एन एनालिस्ट इन अ फर्म, राइट अ फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू द हेड ऑफ द फर्म। आपको जो है ना एक अपॉर्चुनिटी मिली एज एन एनालिस्ट फॉर अ फर्म, एंड आपको एक फॉर्मल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखना है हेड ऑफ द फर्म के लिए। ओके, कि आपने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जॉब। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए, कोई भी आप लेटर लिख रहे हो तो मैंने उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जो आप फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम में कुछ और भी आ सकता है इसके लिए, तो आप फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा हमेशा। सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड और एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर जिसको रिसीव होगा, रिसीवर का नेम और डेजिग्नेशन लिखना है, उसका एड्रेस। फिर उसके बाद डियर से करके आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आई एम राइटिंग टू फॉर्मल, पहले तो आपको ये लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हो ये लेटर। तो आपको ये लिखना है आई एम राइटिंग टू फॉर्मली एक्सेप्ट द ऑफर फॉर द पोजीशन ऑफ एनालिस्ट एट कंपनी एज डिटेल्ड इन योर लेटर। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू जॉइन योर एस्टीम्ड फर्म एंड कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूअस सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ओके, नेक्स्ट आपको जो है मतलब आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है नेक्स्ट पैराग्राफ में। ओके, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको जो है प्रोसीजर, आगे का जो प्रोसीजर आप जो फॉलो करना चाह रहे हो उसके लिए डिस्क्राइब करना है। कोई भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसके स्टार्ट में डॉक्यूमेंटेशन होता है। पहले आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है, फिर आपको वो जो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के लिए जाना होता है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, एज आई रिक्वेस्टेड आई विल रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑन स्टार्ट डेट एंड आई एम रेडी टू कंप्लीट एनी नेसेसरी प्री एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स prior to this date. Please let me know if there are any documentation or documents or steps I need to follow before my start days. Okay, फिर उसके बाद थैंक यू करके और फिर आप ये जो है क्लोज कर सकते हो ये लेटर। ओके, आई होप कि आप सभी को ये फॉर्मेट जो है वो क्लियर हुआ होगा। आप इसको पोज करके एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच सच बैरियर्स कैन बी क्लासिफाइड। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। किसी भी कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आ सकती है और किन्हीं 3 ब्रॉड कैटेगरी में हम जो है उन बैरियर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे को सुन पा रहे हो थ्रू यूट्यूब। ओके, दैट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड मी। अब इस कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकते हैं। बैरियर लाइक नेटवर्क इशू हो सकता है, बैरियर लाइक मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ है, बैरियर लाइक मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ। दैट इज़ द बैरियर टू कम्युनिकेशन। ओके, तो सबसे पहला जो बैरियर होता है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर 1-to-1 कन्वर्सेशन में, मतलब जो आमने सामने बातचीत होती है उसमें भी आ सकता है। लाइक आप किसी से बात कर रहे हो, आप नियर टू रोड हो, नियर टू एनी रोड हो, तो उसमें क्या होगा कि बैकग्राउंड में किसी ने हॉर्न प्रेस कर दिया, तो हो सकता है कि आपको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई ना दे। बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक और लाउड मशीनरी कैन मेक इट डिफिकल्ट टू हियर एंड अंडरस्टैंड द स्पीकर। दैट इज़ द फिजिकल बैरियर। डिस्टेंस भी हो सकता है। आप देखिए, आप मुझसे बात करना चाह रहे हो बट आपके और मेरे बीच में 1 किलोमीटर की दूरी है। दैट इज़ द डिस्टेंस, दैट इज़ द फिजिकल बैरियर। ओके, टेक्निकल डिफिकल्टीज लाइक नेटवर्क इशू और पुअर माइक्रोफोन्स और मेल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट। सेकेंड है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, देखिए, आप किसी से बात कर रहे हो, ओके, लेकिन आपके उससे बात करने से पहले किसी थर्ड पर्सन ने आपको ये बोल दिया कि ये अच्छी नहीं है, इससे बात मत करो। ओके, तो आप जिससे भी बात कर रहे हो तो उसके लिए बायस्ड हो जाओगे। आपने एक जो अपना नोशन है वो पहले से ही प्री कंसीव कर लिया, अपने दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप पहले से ही क्रिएट कर लिया है।
okay, that is also a barrier, and this is known as psychological barrier. Okay, stress and anxiety, high levels of stress and anxiety can impair the ability to communicate clearly and listen effectively. जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कि लाइक जिसने सुसाइड अटेम्प्ट की है, जस्ट राइट नाउ उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आप उससे बात करना चाह रहे हो लेकिन वो डरा हुआ है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। दैट इज़ साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल स्टेट, जैसे कोई खुश होता है तो वो अच्छे से बात करता है, कोई ज़्यादा गुस्से में होता है तो अलग तरीके से बात करता है। तो जो इमोशन स्टेट्स होते हैं सच एज एंगर, सैडनेस और एक्साइटमेंट can influence how messages are conveyed and interpreted, potentially leading to miscommunication. Okay, नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मतलब होता है लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से जो बैरियर आते हैं, ये समझने में जो दिक्कत होती है या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोग। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जिसको हिंदी आती है, तेलुगु आती है, बट उससे कोई थर्ड पर्सन, नेक्स्ट पर्सन जो है इंग्लिश में बात कर रहा है, तो क्या वो बातें समझ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं होती। दैट इज़ द सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज डिफरेंसेस। और जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल, एक जो है मेडिकल साइड का पर्सन है, मेडिकल स्टूडेंट है, जिसको बायोलॉजी अच्छे से पता है, फिजिक्स अच्छे से पता है, केमिस्ट्री अच्छे से पता है, अब उससे कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, पाइथन वगैरह ये सब चीज़ें वो समझ नहीं पाएगा। दैट इज़ द जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज बैरियर। ओके, एम्बिग्विटी मतलब किसी भी चीज़ को क्लियर रखना, अनक्लियर रखना, ये जो है एम्बिग्विटी क्रिएट कर सकते हैं। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ good day or and best of luck for your exam.